एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 1। तो हमने लास्ट लेक्चर में लुइस पास्चर के कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके वर्क के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वी हैव टू बिगिन विद द इमर्जिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी गिवन बाय मेटनिकॉफ, वॉबेरिंग एंड अर्लिक। तो बेसिकली हमें इम्यूनिटी का आइडिया लुइस पास्चर से मिल गया था, बट हमें आइडिया जो था वो कि ये जो इम्यूनिटी होती है वो सेल मीडिएटेड भी होती है, मतलब अलग अलग सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। ये आइडिया हमें किसके थ्रू मिला था? मेचनिकॉफ, वॉन बेरिंग एंड अर्लिक के थ्रू। Though Pasteur showed that vaccination worked, he did not understand how vaccine protect against diseases. Warburg and Mechnikov give the first insight into the mechanism of immunity. तो immunity का जो mechanism होता है इसके बारे में इन्होंने हमें बताया. In 1883, Elie Mechnikov, in his classical experiment on animal models, demonstrated that cells contribute in immunity. Mechnikov experimented with the transparent larvae of starfish. उन्होंने starfish का larva लिया जो कि transparent होता है. In this experiment, he introduced the red dye carmine into the space of larval sac. उन्होंने उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया एक रेड कलर का डाई. द स्टारफिश लार्वा इज अ सैक शेप, मतलब कि एक बैग शेप होता है विद एन एक्सटर्नल लेयर एक्टोडर्म एंड इंटरनल लेयर एंडोडर्म. तो वो डिप्लोप्लास्टिक होता है, उनकी 2 लेयर्स होती हैं एंड स्पेस इन बिटवीन कंटेनिंग सम एमेबॉइड सेल्स ऑफ मीजोडर्म. एमेबॉइड सेल्स इंगल्फ्ड कार्माइन रेड स्टेन. तो बीच की जो लेयर थी जो मीजोडर्म में प्रेजेंट थी, वहाँ पे जो उन्होंने स्टेन डाला था वो स्टेन जो था उस सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था, इंगल्फ हो गया था. दिस गेव मेचनिकॉफ एन आइडिया दैट इफ दीज सेल्स कंज्यूम्ड अ कलर पाउडर दैट इज फॉरेन, परहैप्स दे वुड कंज्यूम द इन्वेडिंग फॉरेन सब्सटेंसेस. तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सेल्स किसी डाई को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कोई भी फॉरेन चीज़ हमने डाली अगर उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इसका मतलब जब किसी भी लार्वा के अंदर अगर कोई पैथोजेनिक एंटीजन या कोई सेल एंटर करता होगा तो ये उसको भी इनगल्फ कर लेते होंगे. टू सपोर्ट दिस आइडिया ही प्रिक द स्टारफिश लार्वा. उन्होंने क्या करा? उस स्टारफिश को प्रिक करा. प्रिक करने का मतलब है कि उन्होंने उसको इंजर करा, इंजरी प्रोवाइड करी विद शार्प रोज थॉर्न. As he had expected, he discovered that there was an accumulation of amoeboid cells surrounding the thorn. तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे उन्होंने प्रिक करा था वहाँ पे बहुत सारे एमेबॉइड सेल्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए. To Mechnikov, it looked like amoeboid cells were defending the organism from foreign substances and were trying to destroy the thorn. तो मतलब कि उस साइट के ऊपर जहाँ पे उन्होंने प्रिक करा था वहाँ पे बहुत सारे रेड कलर के एमेबॉइड सेल्स जो थे वो इकट्ठे हुए थे. तो उनको लगा था कि ये जितने एमेबॉइड सेल्स हैं ये फॉरेन एंटीजन से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. At that time, it was believed that the primary function of leukocyte is to distribute infection. Mechnikov defined that white blood cells as phagocytes. उन्होंने पहली बार white blood cells को phagocytes की definition में बांटा था. उन्होंने कहा था कि ये बैक्टीरिया को, पैथोजन को या किसी फॉरेन एंटीजन को इनगल्फ कर लेते हैं. Mechnikov also noted the number of phagocytic cells were more in animals than that had been vaccinated. तो उन्होंने देखा कि जो वैक्सीनेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डिफेंस में जो सेल्स आते हैं वहाँ पे सेल्स का नंबर ज़्यादा होता है. So Mechnikov was the first to give the theory of cell mediated immunity. तो cell mediated immunity का आइडिया हमें पहले किसने दिया था? Mechnikov ने. In 1889, when the new Institute for Infectious Disease was opened under the directorship of Robert Koch, who is the father of bacteriology and who is the proposer of germ theory, von Behring, together with Eric Verney and Shiba Subarao Kitasato, attenuated the infectious agent causing diphtheria. तो basically Robert Koch जो थे वो डायरेक्टर थे और उनकी टीम में there were other scientists as well जिन्होंने डिप्थीरिया वाले बैक्टीरिया को एटेनुएट करा, मतलब कि वीकन करा, एंड टेटनस एंड इम्यूनाइज रैट्स. डिप्थीरिया और टेटनस के बैक्टीरियाज को उन्होंने एटेनुएट करके रैट्स को इम्यूनाइज करा, गिनी पिग्स को करा, रैबिट्स को करा. देन दे सेपरेटेड द सीरम प्रोड्यूस बाय दीज एनिमल्स एंड इंजेक्टेड द आइसोलेटेड सीरम इनटू द इल एनिमल्स. इनसे जो सीरम निकला उन्होंने उस सीरम को इंजेक्ट करा इल एनिमल्स के अंदर, मतलब कि जो एनिमल्स बीमार हैं उनके अंदर उन्होंने इंजेक्ट करा. The ill animals were cured though the administration of the serum. ये सीरम एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से वो जो एनिमल्स थे जो बीमार थे डिप्थीरिया से या टेटनस से वो ठीक होने लग गए. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू गिव द एविडेंस ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सीरम बेस्ड इम्यूनिटी. तो जो हमें एंटीबॉडी से इम्यूनिटी मिलती है. आपने कोविड टाइम में भी सुना होगा कि कोविड के टाइम में एक प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई थी. तो ये चीज़ बोली जाती थी कि जो लोगों को कोरोना हो चुका है, जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं, तो अब उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो उनको अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए ताकि जो लोग बीमार हैं उनकी बॉडीज़ में हम ये प्लाज्मा के थ्रू एंटीबॉडीज़, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर सकें. तो समथिंग सिमिलर was done at that time also. तो इसके आगे अगर हम बढ़े, to date some therapies that rely on the transfer of immunoglobulin to protect susceptible individuals are in use. For example, emergency use of serum.
To date, some therapies that rely on the transfer of immunoglobulins to protect susceptible individuals are in use. तो बेसिकली हम ट्रांसफ़र क्या कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब कि एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस लिए, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डिजीजेस. जैसे कि इमरजेंसी यूज ऑफ इम्यून सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेनॉम्स इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर ट्रीटिंग स्नेक बाइट विक्टिम्स. दिस फॉर्म ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन इंडिविजुअल इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी. तो हमने पढ़ा था, अगर आप इफ यू हैव सीन दैट आई हैव मेड अ वीडियो ऑन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि पैसिव इम्यूनिटी एक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बिकॉज द इंडिविजुअल रिसीविंग इट डिड नॉट मेक इट his or her own immune response against the pathogen. उसी तरह ये जो हुआ वो हुआ हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. लेकिन अगर हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जैसे कि न्यूबॉर्न इन्फेंट्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम पैसिव इम्यूनिटी बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटर्नल एंटीबॉडीज इन देयर सर्कुलेशन. न्यूबॉर्न बेबीज को जो मदर की सर्कुलेशन से, मदर के ब्लड से जो प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज मिलती हैं, दैट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. ओवर द ईयर्स द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेलुलर एंड ह्यूमोरल इम्यूनोलॉजी बिगिन टू इमर्ज. तो अब हमें पता है कि देर आर टू बेसिक थिंग्स, कुछ सेलुलर और कुछ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है. व्हेन कॉम्प्लीमेंट was discovered by Jules Bordert, a non-specific humoral component was identified. तो later on 1870 से 1961 के बीच में another thing was discovered which is complement. कि आपको पता होगा कि complement activation, complement proteins भी हमारी बॉडी में होते हैं जो अगेन immunity प्रोवाइड करते हैं. Soon complement was shown to serve as an effector of antibody by Paul Ehrlich, who also coined the term. तो मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, वो एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं. तो जब एंटीजन एंटी बाइंडिंग हो जाती है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है. तो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. तो मतलब कि एंटीबॉडी का एक इफेक्ट ये भी है कि वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर रही है. While Almroth Wright described opsonization in early 20th century, तो ये हिस्ट्री के बारे में है कि opsonization प्रोग्राम जो डेथ होती है. If you are not familiar with these terms, then please don't worry about it because this is just the beginning of the course. Over the time when you will come across more and more things, तो ये सारी terms आपके लिए fluent हो जाएंगी. तो ऑप्सोनाइजेशन के बारे में 20th सेंचुरी में बताया था एल्मोथ राइट ने. इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच एंटीबॉडीज फैसिलिटेट बैक्टीरियल फैगोसाइटोसिस. तो एंटीबॉडी क्या करती हैं, बैक्टीरियाज का फैगोसाइटोसिस करवाती हैं. उसके अलावा अ फर्दर लिंक बिटवीन सेल्युलर इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाज आल्सो ऑब्टेन्ड. मूविंग ऑन फर्दर, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी. सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ फॉरेन एंटीजन्स को, फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट ही इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेगा. तो you already know by now that we live in a hostile environment full of infectious agents like bacteria, virus, pathogens, protozoans, and our immune system protects us from these infectious agents by killing these infectious agents without damaging our cell. तो जब हमारी बॉडी फाइट कर रही है, इट हैज़ टू मेक श्योर कि वो सिर्फ इन एजेंट्स को किल करे और हमारे सेल्स को डैमेज ना करे. वी नो, you also know that when an organ transplant is done, recipient's immune system recognize the donor as foreign. जब भी किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा जाता है तो जो ऑर्गन रिसीव करने वाला है, डोनर का ऑर्गन, अगर उसने फॉरेन ले लिया या नॉन सेल्फ ले लिया तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा. तो बिफोर ट्रांसप्लांटेशन इट इज़ ऑलवेज मेक श्योर, ये चीज़ श्योर करी जाती है थ्रू वेरियस टेस्ट, थ्रू वेरियस क्रॉस मैचेस, कि उसके एंटीजन जो हैं, जो डोनर के ऑर्गन के एंटीजन है, वो रेसिपिएंट के एंटीजन से मैच होने चाहिए. दिस मीन इम्यून सिस्टम कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्स दैट आर सेल्फ of our own and non-self, that are the cells that come from outside. And this occurs as every cell in our body has markers or indicators. क्यों? क्योंकि हमारे सेल के ऊपर मार्कर्स हैं जिससे हमारी इम्यून सिस्टम उसे पहचान पा रहा है कि हाँ ये मेरा अपना सेल है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस दैट हैव देयर यूनिक मार्कर्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने मार्कर्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं पैम्स. पैम्स इज ऑल्सो वन ऑफ देयर कैटेगरी, कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स. तो मॉलिक्यूलर पैटर्न या मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं जो पैथोजन के ऊपर है, हमारे सेल के ऊपर नहीं है. तो कुछ ऐसे मार्कर्स हैं जो हमारे सेल पे नहीं है. तो अगर हमारी बॉडी में कोई सेल, कोई एंटीजन एंटर होगा और उसके ऊपर वो मार्कर्स या वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे सेल में नहीं है, तो इट इज़ अ डिफरेंशिएशन कि हाँ दिस थिंग इज नॉट आवर सेल्फ. And when your immune system look for the presence of these markers to know when to attack. These markers are called antigens, which are mostly small proteins but also sometimes be made of nucleic acid, carbohydrates, or even fats. Antigens which are present on our own self are known as self antigens, while those that are foreign and do not originate in our body are known as non-self antigens. Self antigens are present on all our cells, whereas non-self antigens are present on bacteria, virus spreading such as influenza, tetanus, etc., which invade or enter our body and make you sick. They are also present in blood or organs transplanted from another person which has antigen different from yours. तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो तो उस टाइम में उस ऑर्गन पे कुछ ऐसे एंटीजन्स हो जो हमारी बॉडी में ना प्रेजेंट हो, तो हमारी बॉडी उन्हें भी नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगी और उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी. सो
हेयर इज अ पिक्चर विच इज शोइंग कि सेल्फ एंटीजन, जैसे अगर हमारा सेल है उसके एंटीजन्स इस टाइप के, तो हमारी बॉडी ने कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करा। वेयर एज अगर इस टाइप के एंटीजन आ गए, अभी हमारे एंटीजन से तो डिफरेंट है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। सेल्फ एंटीजन्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन, सेल्फ एंटीजन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड सेल्फ में, एज सेल्फ एंटीजन्स आर द रीजन वाई यू ओनली रिसीव अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अ डोनर विद द सेम टाइप ऑफ एंटीजन। जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसे ब्लड सिर्फ ए से ही मिलेगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसे ब्लड सिर्फ बी से मिलेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसे ब्लड ग्रुप ए से, बी से और ए बी से, तीनों से मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एंटीजन हमारे पास है उसी सेम एंटीजन को हम रिसीव कर सकते हैं। इफ़ यू रिसीव ब्लड हैविंग डिफरेंट एंटीजन्स, योर इम्यून सिस्टम विल अटैक द डोनेटेड ब्लड बिकॉज इट विल डिस्प्ले एंटीजन दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्फ। अब तो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बारे में हमारा इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पैथोजेंस की। पैथोजेंस का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज आर टर्म्ड पैथोजन एंड द प्रोसेस बाय विच दे इंड्यूस इलनेस इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। और वो प्रोसेस जिससे वो हमारे में बीमारी फैला रहे हैं उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। The human pathogens can be grouped into 4 major categories, जैसे कि वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स एंड बैक्टीरिया। सो हियर आर सर्टेन एग्जांपल्स कि वायरस से होने वाले, जैसे पोलियो वायरस है उससे डिजीज़ होती है पोलियोमाइलिटिस, कोरोना वायरस है कोविड-19। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, ये फंजाई के नाम हैं, ये उनके अगेंस्ट आपको दिए हुए हैं डिजीजेस। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको नाम मिल गए प्रोटोजोआ के और सामने मिल गए उनसे होने वाले डिजीजेस। देन हमारे पास है बैक्टीरिया के नाम, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है, विब्रियो कॉलेरा से कॉलेरा होता है, सैल्मोनेला से टाइफाइड होता है एंड सो ऑन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन। मतलब अब पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर होगा तो होस्ट का उसके साथ क्या इंटरैक्शन है या कि इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होता है। Our body has certain mechanisms to counter the attack of these pathogens. The skin, the mucous membrane, endothelium throughout the body serve as physical barriers that prevent microbes from reaching our potential sites of infection. और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो this is basically related to innate immunity. अगर आपने innate immunity के बारे में पढ़ लिया, well and good, नहीं पढ़ा तो वो चैप्टर में आगे आ ही जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल बैरियर्स है, जैसे स्किन है वो माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इजीली एंटर नहीं करने देती। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू आउट म्यूकस से लाइंड है, जो भी पैथोजेंस को प्रिवेंट करता है from reaching potential sites of infection. Chemicals like acid in the stomach, contents in the vagina, perspiration मतलब कि sweating, ये हमारी बॉडी के केमिकल बैरियर्स हैं जो हमारी बॉडी में होने वाले माइक्रोब्स को किल करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो pH. The disease occurs only when these barriers are crossed. For example, dog or mosquito bite may cause rabies or malaria respectively. The immune response of the host depends on the structure of biomolecules present on the pathogen. अब पहली चीज़ तो हमारी बॉडी का एक प्रिवेंशन है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स हैं जिसके थ्रू वो इन माइक्रोब्स को रोक रही है। बट फिर भी अगर इन बैरियर्स के होते हुए भी माइक्रोब एंटर कर जाते हैं, जैसे मान लो डॉग बाइट या मस्कीटो बाइट में, तो अब हमारी बॉडी, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये पैथोजन किस टाइप का है, उसके मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेगा। सो द पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न विच आई टोल्ड यू पैम्स आर कॉमन बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन मोस्ट पैथोजन। द इम्यून सेल्स ऑफ बोथ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट एक्सप्रेस रिसेप्टर्स विच आर नोन एज PRRs, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। तो बेसिकली उनके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिनको हमने बोला पैम्स, हमारे सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिनको हमने बोला PRRs। वो रिसेप्टर्स इन पैम्स को रिकॉग्नाइज करके रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे that recognize these PAMs. When PRR detect these chemical structure, a cascade of events label the target pathogen for destruction. Host-pathogen interaction are a continuous process where pathogens keep on evolving to escape recognition. तो ये एक evolving process है, मतलब अब हर बार जो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट है वो नई एंटीबायोटिक बनती रहती हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया इवॉल्व होते जा रहे हैं, उनके अंदर म्यूटेशन, चेंजेस, वेरिएशंस होते जा रहे हैं। और अगर बैक्टीरियाज नए टाइप के होंगे तो धीरे धीरे करके हमारी जो बॉडी का अडेप्टिव सिस्टम है वो भी चेंज होता जाएगा। द होस्ट ऑल्सो इवॉल्व टू काउंटर द चेंज इन द पैथोजन। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके ऊपर LPS लिपोपॉलीसेकेराइड है, और जो हमारे सेल्स हैं उनके ऊपर ये रेड कलर के पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं जो इन लिपोपॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके साथ बाइंड करेंगे। द नेक्स्ट इज हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स का बनना, दैट इज हेमाटोपोइसिस। वी ऑल नो दैट व्हेन पैथोजन एंटर आवर बॉडी दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल। जब हमारी बॉडी में पैथोजन आते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। Our body has a well-connected network of blood vessels, and these blood vessels contain blood, और blood के अंदर होता है blood के cells और plasma. There are about 10 different types of cells in blood vessels which can be classified into 3 groups. एक कैटेगरी है RBCs जिनको हम बोलते हैं एराथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, और उसके अलावा हमारे हो गए ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब WBC में हमारे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट में भी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट लाइक T lymphocyte, B lymphocyte and natural killer cells. So nearly 10 types of cells are present in our blood. White blood cells are the cells that protect our body from pathogens.
Red cells, white cells, and platelets are produced in bone marrow and have a common precursor. Hematopoiesis जो होता है, blood cell की formation जो होती है, वो होती कहाँ पे है? Bone marrow में. कहाँ से start हो रही है? Hematopoietic stem cell से. Hematopoietic stem cell. Stem cells have a characteristic ability to divide asymmetrically. ये जब stem cells होते हैं तो दो different type के cell बनाते हैं. एक अपना ही तरह hematopoietic stem cell बनाएगा. So one daughter cell continues to be a stem cell of the identical type, and at the same time other daughter cell acquires a new identity. और दूसरा जो daughter cells होगा वो different daughter cell होगा जो कि आगे जाके कोई भी thromboblast, thrombocyte, erythrocyte या कोई भी, the other daughter cell becomes a myeloid stem cell or a lymphoid stem cell, while other goes on and become a different type of stem cell, either a myeloid or a lymphoid. The myeloid stem cells and lymphoid stem cells also divide asymmetrically with their non-stem cell daughters generating. अब अगर myeloid stem cell divide हो रहा है तब वो भी एक बना रहा है myeloid stem cell ही बना रहा है और दूसरा सेल ऐसा बना रहा है जो myeloid series के cells बनाना शुरू करेगा. Generating the mature cell types of the blood. Myeloid stem cells give rise to RBCs, platelets, and some of the WBCs. Lymphoid cells give rise to the WBCs that are classified as lymphocytes. अगर आप यहाँ पे टेबल देखो तो टेबल में हमें क्लियरली ये चीज़ दिखाई हुई है कि जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है उससे बेसिकली दो टाइप के स्टेम सेल बन सकते हैं, लिम्फॉइड और माइलॉइड. लिम्फॉइड सीरीज से हमें मिलेगा प्लेटलेट, एराइथ्रोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और यूसिनोफिल मोनोसाइट. वेयराज जो लिम्फोब्लास्ट है उससे हमें मिलेगा नेचुरल किलर सेल, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट. ठीक है, तो ये प्रिकर्सर्स जो है वो आपको याद करने इंपॉर्टेंट है. With this, we are done with hematopoiesis, and in the next part, we'll begin the leftover part, that is cells of the immune system and organs of immune system. Thank you for watching and keep studying. All the best.